साथियों जोहार। आज हम पंचायत के उपबद्ध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम अर्थात पैसा एक्ट 1996 पर चर्चा करेंगे। पंचायत से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करने का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। भारत गणराज्य के 47वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया गया है। अब हम देखेंगे पैसा एक्ट 1996 के खंडों और उपखंडों को अर्थात इनकी धाराओं को। पैसा एक्ट को 5 धाराओं अथवा 5 खंडों और उनके उपखंडों में बांटा गया है। पहला है संक्षिप्त नाम, दूसरा है परिभाषा, तीसरा है संविधान के भाग 9 का विस्तार, चौथा है संविधान के भाग 9 के अपवाद का उपअंतरण और पांचवा है विद्यमान विधियों और पंचायतों का जारी रहना। अब हम बारी बारी से इन खंडों या धाराओं का विश्लेषण करेंगे। पहला है संक्षिप्त नाम अर्थात इस उपबंधात्मक कानून का क्या नाम है इसके बारे में दिया गया है। यह अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 कहलाएगा। अर्थात संक्षेप में हम लोग इसे पैसा एक्ट 1996 कह सकते हैं। दूसरा है परिभाषा। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो अनुसूचित क्षेत्रों से ऐसे अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है जो संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निहित है। अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों का परिभाषा इसमें दिया गया है और ये सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 244 के खंड 1 से 1 में निहित है। धारा 3 संविधान के भाग 9 का विस्तार। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंध का ऐसे अपवादों और उपअंतरण के अधीन रहते हुए जिनका उपबंध धारा 4 में किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया जाता है। अर्थात ये पैसा एक्ट अनुच्छेद 244 के खंड के क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जाता है। इसमें 2 तरह का विस्तार देख सकते हैं। इसमें क्षेत्र का विस्तार अर्थात उन क्षेत्रों पर लागू होगा जो 244 खंड 1 के अंतर्गत आते हैं और भाग 9 का विस्तार जो अपवादों और उसके उपअंतरणों के अधीन धारा 4 बनाया जाना है। संविधान के भाग 9 के अपवाद का उपअंतरण अर्थात भाग 9 में जो 243 के 1 में जो 200 अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो कि भाग 9 के पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इसको बाहर रखा गया था उसके लिए ये उपअंतरित व्यवस्था दी गई है। संविधान के भाग 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल उक्त भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो निम्नलिखित विशिष्टियों में से किसी से असंगत हो। अर्थात 4 का उपखंड को राज्य विधानमंडल पंचायतों पर जो भी कानून बनाए या लोगों के दस्तूर कानून सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाज और सामुदायिक संपदाओं की परंपरागत प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप होगा। 4 खो ग्राम साधारणतः आवास या आवासों के समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांव के समूह से मिलकर बनेगा जिसमें समुदाय निहित हो और जो परंपराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यक्रमों का निष्पादन करते हैं। 4 गो प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनका नाम ग्राम स्तर पर पंचायत की मतदाता सूची में होगा। 4 घो प्रत्येक ग्राम सभा जनसाधारण की रूढ़ी एवं परंपरा और उनकी सांस्कृतिक पहचान सामुदायिक संपदाओं और विवाद निपटाने के पारंपरिक विधि व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित करने में सक्षम होगी। में 4 ग्राम सभा को एक विशेष दर्जा दिया गया है
और इसमें उनके कर्तव्यों और अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौका 1 में दिया गया है कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन ग्राम सभा करेगी, जिनका पंचायत के द्वारा कार्यान्वयन किया जाना है। मौका 2 कहता है गरीबी उन्मूलन या अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभुक व्यक्तियों की पहचान या चयन या चुनाव ग्राम सभा करेगी। अर्थात लाभुक व्यक्तियों का चुनाव भी या चयन भी ग्राम सभा ही करेगी और योजनाओं का चयन भी ग्राम सभा ही करेगी। इसमें सरकारी कर्मचारी, मुखिया या बिचौलियों का कोई हाथ नहीं रहेगा। अर्थात ये सारे काम स्वतंत्र रूप से ग्राम सभा करेगी। 4 का चौ ग्राम स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत खंड 9 में दिए गए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं से संबंधित उपयुक्त प्रमाण ग्राम सभा से प्राप्त करेगी। अर्थात ग्राम सभा जो भी कार्य, योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का चयन करेगी, पंचायत उसके उन कामों का कार्यान्वयन करेगी और जब इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा तो उसका सर्टिफिकेट अर्थात उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम सभा से प्राप्त करेगी। 4 का 6 प्रत्येक पंचायत पर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण उस पंचायत में उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग 9 के अधीन आरक्षण दिया जाना चाहा गया है। चार का जो प्रत्येक पंचायत पर अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उस पंचायत में रह रहे समुदायों के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आरक्षण दिया जाना है। परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा, परंतु यह कि अध्यक्षों के सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे। 4 का झो राज्य सरकार ऐसे अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का मनोनयन कर सकेगी जिनका पंचायत समिति स्तर पर पंचायत में या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हम इस क्रम में यह कह सकते हैं कि राज्य में जितने भी आदिम जनजातीय लोग हैं उनकी प्रतिनिधित्व लगभग पंचायतों पर नगण्य है। तो ऐसे समुदाय के लिए सरकार ऐसा प्रावधान कर सकते हैं कि इन वर्गों से व्यक्तियों का मनोनयन हो और पंचायतों में या जिला परिषदों में उन लोगों का प्रतिनिधित्व बने, परंतु ऐसा मनोनयन उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के 10वीं भाग से अधिक न होगा। 4 का 9 अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भू अर्जन करने के पहले या ऐसी योजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापन के पहले ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों का परामर्श लिया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र में योजनाओं के वास्तविक निर्माण और क्रियान्वयन का समन्वय राज्य स्तर पर किया जाएगा। 4 का ट्रो अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों के योजना निर्माण एवं प्रबंधन समुचित स्तर पर पंचायतों को दिया जाएगा। 4 का ठो अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए अनुमति या लाइसेंस अथवा खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की सिफारिश अनिवार्य बनाया जाएगा। 4 का डॉ नीलामी द्वारा गौण खनिजों के उपयोग पर रियायत देने के लिए ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों की पूर्व सिफारिश को अनिवार्य बनाया जाएगा। 4 का ढो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपखंड है। इसमें ऐसी शक्तियों और अधिकारों का व्यवस्था दी गई है जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को करना है और ये उनके कर्तव्यों और अधिकारों में शामिल करने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के क्रम में जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकने में सक्षम बनाए, राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करे कि समुचित स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभा को
विशेष तौर पर निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्यों को प्रदान करे। पहला, मादक द्रव्य के बिक्री और उपभोग को निषेध करने या नियंत्रित करने या पाबंदी लगाने की शक्ति, अर्थात ग्राम सभा को मादक द्रव्य के बिक्री एवं उपभोग को निषेध करने या नियंत्रित करने या पाबंदी लगाने की शक्ति दी जाए। नंबर 2, गौण वन उपज का स्वामित्व, अर्थात ग्राम सभा के क्षेत्र या पंचायत क्षेत्र में जितने भी गौण वन उपज हो उसका स्वामित्व ग्राम सभा या पंचायत की हो। नंबर 3, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने और किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य की विधि विरुद्ध हुए हस्तांतरण की गई जमीन की वापसी के लिए उचित कार्रवाई की शक्ति, अर्थात ग्राम सभा को वह शक्ति दी जानी है जिससे अवैध रूप से हस्तांतरित जमीन के बारे में उचित कार्रवाई और उसको वापस करने की भी शक्ति उसे दी जानी है। नंबर 4, गांव के बाजार चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों उसके प्रबंध करने की शक्ति। नंबर 5, अनुसूचित जनजातियों को पैसे उधार देने पर नियंत्रण करने की शक्ति। नंबर 6, सामाजिक क्षेत्र में संस्थाओं एवं कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने की शक्ति, अर्थात ग्राम सभा क्षेत्र या पंचायत क्षेत्र में जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं या कार्यकर्ता हैं उनके कार्यों की निगरानी और उसको नियंत्रित करने की शक्ति ग्राम सभा को दी जानी है। नंबर 7, स्थानीय योजनाओं और ऐसी योजनाओं के संसाधनों पर नियंत्रण की शक्ति जिसमें जनजाति योजनाएं शामिल हों। नंबर 8, राज्य द्वारा निर्मित कानून जो पंचायतों को ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करते हों जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए अनिवार्य है। यह सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे कि उच्च स्तर की पंचायतें निम्न स्तर की पंचायतों की या ग्राम सभा की शक्ति और अधिकार अपने हाथ में ना ले लें। भाग 4 का तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपखंड है जिसमें संसद या संविधान विधानमंडल को यह निर्देश देती है कि अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य विधानमंडल को चाहिए कि जिला स्तरों पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था की रूपरेखा के निर्माण में संविधान की 6ठी अनुसूची के नमूना का अनुसरण करे। अर्थात 6ठी अनुसूचित क्षेत्र में जो भी स्वायत्त शासी संस्थाएं काम करती है उसमें किए गए प्रावधानों का या उसमें दिए गए नियमों और कानूनों को नमूनों के रूप में ले और अनुसूचित क्षेत्र अर्थात 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में भी उस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था की रूपरेखा का निर्माण करें। धारा 5, विद्यमान विधियों और पंचायतों का जारी रहना, अर्थात जिस समय पेशा एक्ट बन रहा था उसके पहले इन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो भी संगठन या पंचायत का गठन हुआ हो वह कब तक जारी रह सकता है इसके लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है। इस अधिनियम द्वारा किए गए अपवादों और उपांतरणों सहित संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी उस तारीख के ठीक पूर्व जिसको राष्ट्रपति की अनुमति इस अधिनियम को प्राप्त होती है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध जो ऐसे अपवादों और रूपांतरणों सहित भाग 9 के उपबंध से असंगत है तब तक प्रवृत्ति बना रहेगा जब तक उसे किसी सक्षम विधानमंडल या सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निश्चित नहीं कर दिया जाता है या उस तारीख से जिसको राष्ट्रपति की अनुमति इस अधिनियम को प्राप्त होती है 1 वर्ष समाप्त नहीं हो जाता। परंतु ऐसी तारीख के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें अपनी अवधि के समाप्त होने तक बनी रहेगी जब तक कि उन्हें उससे पहले उस राज्य की विधानसभा द्वारा या किसी ऐसे राज्य की दशा में जिसमें विधान परिषद है उस राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन द्वारा उस आशय के पारित किसी संकल्प द्वारा विघटित नहीं कर दिया जाता है। इस तरह से हमने पेशा एक्ट के प्रावधानों को जाना और पेशा एक्ट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं
ये इससे अनुसूचित क्षेत्र के लोग अर्थात 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोग अपना विकास अपने बुद्धिबल, अपनी क्षमता और आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकेंगे। लेकिन पेशा एक्ट के प्रावधान जिन जिन राज्यों में होना है उनमें से कितने राज्यों ने इसको अंगीकृत किया है, आज के प्रावधानों को अपने पंचायती राज व्यवस्था में स्थान दिया है या देखने योग्य है। और हम चाहेंगे कि आगे इन प्रावधानों को जिन राज्यों ने लागू किया है उसको भी हम लोग देखेंगे। आज जिन राज्यों ने अभी तक इसकी व्यवस्था इन क्षेत्रों के लिए नहीं की है उसको भी देखेंगे कि आखिर ये किन समस्या को लेकर के ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे हम लोग अगला वीडियो के आने का इंतजार करेंगे और पेशा एक्ट के बारे में कुछ और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जोहार।